Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach biology for grade 12. We were discussing chapter number 17 and today's topic of discussion is nerve impulse. आप ये बात जानते हैं स्टूडेंट्स कि मैसेज जनरेट होता है, जनरेट होने के बाद नर्व के अलोंग ट्रांसमिट होता है, ट्रैवल करता है। अब किस तरह से नर्व इम्पल्स जनरेट होता है और फिर ट्रैवल होता है, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन। पहले हम ये देखेंगे कि रेस्टिंग जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रहा होता तब क्या सिचुएशन होती है और उस वक्त हम उसे क्या नाम देते हैं, और जब नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है कैसे हो रहा है, कौन कौन से बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं उनको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। किस स्पीड पर हो रहा है ये पॉइंट भी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखिए, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने सिंपल सी बात की कि नर्व इम्पल्स कंडक्ट होगा और उस दौरान कौन कौन से चेंजेस हैं हमने उन तमाम को डिस्कस करना है। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसे हम आमतौर पर सिंपल AMPB कह सकते हैं। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में AMP। देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं द स्टेट ऑफ द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इन विच द नर्व इम्पल्स इज कंडक्टिंग इज नोन एज एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। द स्टेट, or you can say that the condition in which movement or transport of nerve impulse जिसमें नर्व इम्पल्स हो रहा होगा उसको हमने उस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल के नाम से मेंशन किया है। मैं आपको ये बात कहूँ तो ऐसे जैसे हमारे पास ये एक सेल मेम्ब्रेन है ना, लेट्स सपोज हमने ये न्यूरॉन मेम्ब्रेन की बात की है, ये एक न्यूरॉन मेम्ब्रेन है। न्यूरॉन मेम्ब्रेन की दो साइड्स, एक आउटसाइड एक इनसाइड। वैसे तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने कहा कि ये क्या होता है, आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड क्या है, नेगेटिव। इनसाइड क्या है, नेगेटिव। यहाँ पे भी देखा जाए तो इनसाइड नेगेटिव, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब देखिए, ये फॉर वेरी फ्यू, बहुत चंद मिली सेकेंड्स पर मुश्तमिल होती है, 2 to 3 मिली सेकेंड्स कह सकते हैं। ये एक वेव सी जनरेट होगी, जैसे यहाँ पे है ये वाली, दिस वन। इतना सा पोर्शन जो है दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जबकि बाकी सारा रीजन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो क्वेश्चन इज दैट कि ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट कैसे होगा। अगर तो ये जनरेट हो गया है तो ये मोमेंट आगे किस तरह से, कैसे इसके चार्जेस रिवर्स हो गए, कैसे ये पॉइंट्स आगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, जिनमें नंबर 1 पे पॉइंट है दैट इज द मूवमेंट ऑफ आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड। बट बिफोर दिस वी आर गोइंग टू स्टडी दैट कि ऐसा कौन सा स्टिमुलस है व्हिच इज एबल टू इनिशिएट द नर्व इम्पल्स, उसे हम क्या कह सकते हैं। तो स्टूडेंट, स्टिमुलस तो हम ये बात जानते हैं, any change in the internal or external environment। stimulus हमने कहा any change in internal or external environment that is known as स्टिमुलस। इसे हमने स्टिमुलस के नाम से मेंशन किया। देखिए स्टूडेंट, ये जो स्टिमुलस है हमारे पास, इंटरनल और एक्सटर्नल की हम जो बात कर रहे हैं, दो तरह से आ जाता है।
एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक सॉरी इट्स एडिक्वेट और दूसरा कौन सा है, सब एडिक्वेट। हम ऐसे भी कह सकते हैं ऐसा नर्व इम्पल्स, मिनिमम नर्व इम्पल्स दैट इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट that is required to, I'm going to start it from stimulus, editor cut it। स्टिमुलस की हमने बात की कि दो टाइप्स हैं। एक टाइप जो है वो कौन सी है, एडिक्वेट, और दूसरी जो हम कह सकते हैं इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट आप ऐसे भी कह सकते हैं जो एडिक्वेट है दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। इसको हम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के नाम से मेंशन किया, और इसको हम सब एडिक्वेट भी कह सकते हैं, इट्स नॉट थ्रेशोल्ड। हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस किसको कहेंगे, क्या है ये चीज, दैट इज मिनिमम नर्व इम्पल्स रिक्वायर्ड टू इनिशिएट एनी minimum change or stimulus required to initiate a nerve impulse, required to initiate a nerve impulse, initiate impulse, that is known as adequate or threshold stimulus। मतलब ये है कि ऐसा स्टिमुलस जो कि नर्व इम्पल्स जनरेट करने की सलाहियत रखता हो, minimum energy or minimum stimulus which have ability to generate the stimulus which will generate nerve impulse action membrane potential, that is known as threshold adequate stimulus के नाम से मेंशन किया। जबकि inadequate या सब adequate stimulus जो है इसमें हम कह सकते हैं unable to generate, unable to initiate कह सकते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं unable to make action membrane potential, unable to initiate nerve impulse। ये nerve impulse initiate नहीं कर सकता, इसमें इतनी क्वालिटी मौजूद नहीं होती, तो ये कौन सा होगा, inadequate stimulus कहलाता है। स्टूडेंट जब ये आएगा ना एडिक्वेट थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, उसी वक्त ही नर्व इंपल्स जनरेट होगा और वो आगे मूवमेंट करेगा। होगा बेसिकली क्या होगा, पहला पॉइंट हम जो यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज मूवमेंट ऑफ आयंस। मूवमेंट ऑफ आयंस, आयंस की मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ आयंस। स्टूडेंट जो आयंस की मूवमेंट है कैसे है, जैसे ही नर्व इंपल्स जैसे ही स्टिमुलस आएगा टच करेगा, फर्स्ट जो काम होगा वो ये है कि सोडियम पोर्स, सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, सोडियम गेट ओपन हो जाएंगे। जैसे ही सोडियम गेट ओपन होंगे तो यहां से सोडियम इनफ्लक्स होगा। सोडियम इनफ्लक्स का मतलब यह है कि सोडियम आयंस विल मूव इनसाइड द नर्व, इनसाइड द नर्व यानी कि उसके जो इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर से सोडियम आयंस उसके अंदर जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं सोडियम आयंस जो हैं, इनफ्लक्स का मतलब सोडियम आयंस मूव इनसाइड द सेल, मूव इनसाइड द न्यूरॉन कह सकते हैं, इनसाइड द सेल कह सकते हैं। ठीक है, ये अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर। सो इनफ्लक्स का मतलब हुआ इनसाइड मूवमेंट करना। जबकि इसी पॉइंट पे हम कहते हैं कि बाद में सोडियम आयंस तो क्लोज हो जाते हैं, लेकिन पोटेशियम आयंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, मूव करना स्टार्ट करते हैं। पोटेशियम गेट ओपन होते हैं। बेसिकली पोटेशियम गेट क्या होते हैं, ओपन होंगे। जैसे ही पोटेशियम गेट ओपन होंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं पोटेशियम इफ्लक्स मूवमेंट होगी। पोटेशियम इफ्लक्स, पोटेशियम इफ्लक्स। ये जो पोटेशियम इफ्लक्स है इसका मतलब ये है पोटेशियम आयंस मूव आउटसाइड ये सेल के
बाहर मूव करेंगे, आउटसाइड द सेल मूवमेंट होना शुरू हो जाएगी। मतलब देखें, आयंस इनसाइड से आउटसाइड, आउटसाइड से इनसाइड रिवर्स हो रहे हैं। जब आयंस रिवर्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट पॉइंट है चार्जेस का वो भी रिवर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात हमें समझ में आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या मौजूद होता है, इट कंटेन्स गेट। और किस तरह के गेट हैं, दीज आर सोडियम गेट एंड पोटेशियम गेट। ये स्पेसिफिक गेटेड चैनल्स मौजूद होते हैं। मैं अगर आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो ऐसे है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन। एक तो हमने कहा कि इसके अंदर जो पंप मौजूद है, वो जो पंप होता है वो अगेंस्ट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूव करवाता है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसके अंदर ये वाली प्रोटीन्स एग्जिस्ट होती हैं, ये वाली प्रोटीन्स, ये जो प्रोटीन्स है ना, ये रास्ता बनाती हैं, चैनल बनाती हैं। बट ये जो चैनल है ना, इनके ऊपर गेट लगा होता है, इसलिए हम इसे सोडियम गेटेड चैनल, पोटेशियम गेटेड चैनल कह लेते हैं। जैसे कि यहां पे हम बात करें तो इसके ऊपर ये एक क्या लगा होता है, गेट लगा होता है, दिस वन। दैट गेट कैन बी ओपन एंड क्लोज। ये गेट ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। व्हेन इट इज ओपन the movement of ions will occur, and when it will be closed the movement of ions will stop। तो ये जो गेट हैं ये लाजमी तौर पर इस पे मौजूद होते हैं। ये हम कहते हैं कि गेटेड चैनल्स होते हैं बेसिकली, जो कि स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं वो गेट बनाने में इन्वॉल्व होती हैं। फर्दर हम कहें तो अगर तो ये सोडियम गेटेड हैं तो इसी तरह से पोटेशियम गेटेड चैनल्स भी मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं, पोटेशियम गेटेड चैनल्स भी मौजूद होते हैं। यहाँ पे एक और गेट हम कह सकते हैं एग्जिस्ट करता है, एंड दैट गेट इज फॉर सोडियम आयंस। ये सोडियम आयंस के लिए हो सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो गेट है वो किस पर्पस के लिए हो सकता है, सोडियम आयंस के लिए हो सकता है। एंड सोडियम आयंस आर आल्सो गेटेड। ये अगर इस तरह से हैं, इस तरह से, तो ये क्लोज, और अगर इस तरह से ओपन हो रहे हैं तो ये गेट ओपन है। तो these are specific gated channels are existing in it। ये इसमें क्या मौजूद होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। और ये एक और बात बताऊं, these are voltage dependent sodium and potassium gates are present। ये जो चैनल्स होते हैं ये किस तरह के होते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, वोल्टेज डिपेंडेंट कहलाते हैं। और ये गेटेड चैनल्स ये इसलिए है कि ये इसके ऊपर ये गेट मौजूद होता है। इस गेट की मदद से हम इस चैनल को ओपन भी कर सकते हैं और चैनल को क्लोज भी कर सकते हैं। ये दरवाजा है ना, कोई भी होता है, आप उसे बंद करें, ओपन करें, जब बंद करेंगे तो उससे मूवमेंट जो है इन आउट बंद हो जाएगी, लेकिन जब ओपन कर देंगे तो मूवमेंट इन आउट होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तो ये ओपन हैं तो इनमें से मूवमेंट होगी, जैसे कि ये हम कह सकते हैं, चलें जी, ये सोडियम गेटेड चैनल है, सोडियम पोटेशियम चैनल्स हैं। और इसकी अगर बात कर ली जाए तो ये किसके लिए हैं, सोडियम के लिए हैं। तो ये जब ओपन होंगे तो इनमें से मटेरियल पास करेगा, और जब ओपन नहीं होंगे तो इनमें से मटेरियल पास नहीं करेगा। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वोल्टेज। ये वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं और ख़ास किस्म के इनके ऊपर गेट होते हैं। अब मैं आपकी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब आप सम टाइम एक ऐसे गेट होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, जैसे आप उनके करीब जाते हैं दैट्स गोइंग टू बी ओपन, लेकिन जैसे आप दूर जाते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तो वो सेंसर हैं। सेम इन गेट्स के पास भी सेंसर हैं जो कि इसको डिटेक्ट करते हैं वोल्टेज को। एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर इन्होंने ओपन हो जाना है, एक स्पेसिफिक वोल्टेज पर इन्होंने क्लोज हो जाना है। तो जब ये ओपन होंगे तो इनमें से जो ट्रांसपोर्ट होगी वो ट्रांसपोर्ट कैसी होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, अलोंग द कंसंट्रेशन होगी, एंड दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। कैसी ट्रांसपोर्ट होगी, डिफ्यूजन की ट्रांसपोर्ट होगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इसमें से आयंस ट्रांसपोर्ट करते हैं there will be no any usage of energy will occur in it।
स्टूडेंट जब आयंस की मूवमेंट होती है तो नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें होगा दैट विल बी रिवर्स ऑफ द चार्जेस। चार्जेस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। हम ऐसे कह सकते हैं, इसके बाद फिर रिवर्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे। स्टूडेंट्स चार्जेस रिवर्स होने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनसाइड ऑफ द सेल, सेल की जो इनसाइड है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल का जो बाहर वाला रीजन है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ये नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। चार्जेस टोटली रिवर्स हो जाते हैं। ये क्यों होते हैं? ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ आयंस, इन आयंस के मूवमेंट की वजह से होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इस चीज को डिस्कस किया कि ये वाला पॉइंट जो है ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, और यहाँ पे चार्जेस क्या है, रिवर्स है। आउटसाइड कैसा है, नेगेटिव, इनसाइड कैसा है, पॉजिटिव, दैट इज अगेंस्ट द, जैसे कि हम देखें ना उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के, जैसे कि यहाँ पे आउटसाइड पॉजिटिव, इनसाइड नेगेटिव, ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। तो यहाँ पे ये रिवर्सल आ जाता है, हम ये कहते हैं चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। और चार्जेस रिवर्स क्यों होते हैं? दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, ये मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होती हैं। स्टूडेंट जब ये एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में है तो क्या इसमें कंडक्शन होती है? डेफिनेटली होती है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, क्या इसमें से नर्व इम्पल्स गुजरता है या नहीं होता? पैसेज ऑफ नर्व इम्पल्स, क्या नर्व इम्पल्स इसमें से पास आउट होता है या नहीं होता? तो हो रहा होता है, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं इन दिस स्टेज द नर्व इम्पल्स इज कंडक्टिंग, नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, कंडक्शन हो रही होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं नर्व इम्पल्स कंडक्शन अक्कर, कंडक्शन जो है वो इसकी होती है, अक्कर। नर्व इम्पल्स ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन होती है। स्टूडेंट इसी पॉइंट पे बात की जाए तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा? व्हाट विल बी द मेम्ब्रेन पोटेंशियल? तो एक्शन मेम्ब्रेन की बात की जाए तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा दैट विल बी प्लस 50 मिलीवोल्ट। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम इसे प्लस 0.05 वोल्ट भी कह सकते हैं, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। स्टूडेंट जब ये काम हो रहा है तो नर्व इम्पल्स तो कंडक्ट हो रहा है। हम एक बात डिस्कस कर चुके हैं, एक इम्पल्स होता है जिसे हम साल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते हैं। क्या नाम देते हैं? साल्टेटरी नर्व इम्पल्स कहते हैं। वैसे तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साल्टेटरी नर्व इम्पल्स का मतलब ये है कि इसमें नर्व इम्पल्स विल जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वन नोड टू अनदर नोड, यानी कि नर्व इम्पल्स की जो जंपिंग है हम यहाँ पे कहते हैं दैट विल जंप फ्रॉम one node of Ranvier to next node of Ranvier, यानी कि इसमें ये मूवमेंट, जंपिंग मूवमेंट जो है वो आती है, दैट इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ नर्व इम्पल्स। हम फर्दर जो स्पीड है उसके रिलेटेड नेक्स्ट लाइट बोर्ड में इसके मुतालिक डिस्कस करते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम नेक्स्ट लाइट बोर्ड में डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमने कुछ बातें डिस्कस की कि चार्जेस रिवर्स होते हैं, इसमें मोमेंट ऑफ आयंस की मोमेंट होती है, ये सब काम इसमें हो रहे हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और इसमें कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स भी हो रही थी, और इसका जो नर्व इम्पल्स था वो प्लस 50 मिलीवोल्ट था। इन पॉइंट्स को हम एनलिस्ट करते हैं ताकि हम इसको आगे यूटिलाइज कर सकें। पहला तो पॉइंट ये है कि आयंस की मूवमेंट होती है, ये मूवमेंट ऑफ आयंस लिख लें तो अच्छा लफ्ज़ है, मूवमेंट ऑफ आयंस, पहला पॉइंट। ये तो हमने अभी पढ़ा कि कैसे मूवमेंट होती है। दूसरा पॉइंट फिर हमने कहा कि इसकी वजह से चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं,
चार्जेस क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं एज ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर हमने ये भी कहा इसमें कि इसकी वजह से फिर हम इस कंडीशन में जो होते हैं कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स हो रही होती है, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स या पैसेज वे ऑफ इम्पल्स ये भी हो रहा होता है, नर्व इम्पल्स हम जिसे कहते हैं कंडक्ट हो रहा होता है। फोर्थ पॉइंट पे हमने ये कहा कि इस वक्त जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या है, +50 मिली वोल्ट इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। तो जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उस लॉन्ग क्वेश्चन में आपने थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिफाइन करना, फिर जो फैक्टर्स जो चेंजेस इसमें आ रहे हैं उन तमाम को लिखना, और उसके बाद फिर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। अब ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का भी पार्ट है, जबकि एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट। देखिए स्टूडेंट, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले रहे हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। यू नो दैट ये एक्स एक्सिस है और ये कौन सा है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे जी टाइम को, लेकिन इसके लिए जो यूनिट हम ले रहे हैं वो कौन सा है, मिली सेकेंड, मिली सेकेंड। सेम एज इज जब हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो इस तरफ हम ले रहे हैं वोल्टेज को, और वोल्टेज का जो यूनिट होगा वो मिली वोल्ट में होगा। जैसे जैसे हम अबव ऊपर की तरफ मूव करेंगे ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे हम इस तरफ मूव करेंगे टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा। हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को पॉइंट आउट करेंगे ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कि एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम दिस टू ऑनवर्ड। दिस डॉटेड लाइन जो है ये जो रिप्रेजेंट कर रही है इस वक्त ये रिप्रेजेंट कर रही है -70 मिली वोल्ट इस पे, जबकि यू नो दैट इससे हम अबव मूव करेंगे दैट विल बी -60, -40, -30, -20 और ultimately it represents 0, ultimately it represents 0। here is nerve impulse जो होगा वो क्या होगा, 0 मिलीवोल्ट होगा, 0 मिलीवोल्ट मतलब बिल्कुल न्यूट्रल। इससे हम प्लस मूव करेंगे, ऊपर जाएंगे, दैट विल बी +10, +20, +30, +40, +50। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे कह लेता हूँ कि ये जो एक नर्व इम्पल्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी दैट विल बी +50 मिलीवोल्ट, +50 मिलीवोल्ट। अगर मैं इससे बिलो आता हूँ तो इट मे बी -90 या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। जस्ट इट इज़ एस्टिमेशन, ये मैं क्या एस्टिमेशन रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए जब हम कह रहे हैं किस तरह से है तो एक मुझे बात बताइए कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल था वो कितना है, डेफिनेटली दैट वाज द -70 मिलीवोल्ट। तो यहाँ पे अगर एक नर्व चल रही है, नर्व के अंदर पोटेंशियल चल रहा है तो दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उस वक्त इसमें हम कहते हैं आउटर साइड पॉजिटिव, इनर साइड नेगेटिव, एंड इट रिप्रेजेंटिंग RMP, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कब कन्वर्ट होगा, एट द टाइम व्हेन थ्रेशोल्ड स्टिमुलस विल अकर, यानी कि ये उस वक्त तक होगा जब तक इस पे थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई हो रहा है तो दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, तो इसका नर्व इम्पल्स क्या होने जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
दैट इज नॉट, ये जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया है, दैट इज नॉट -70 millivolt. It may be -60 or maybe -55 or whatever. But the point of the nerve impulse जो यहाँ पे जनरेट हो रहा है, जिसको हम एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, that is due to threshold stimulus. किसकी वजह से है? थ्रेशोल्ड स्टिमुलस की वजह से है. तो हियर्स आई एम गोइंग टू टेल यू दैट यहाँ पे जो पहले पॉइंट पे आ रहा है, जो अटैच हो रहा है, मैं इसको इस तरह से लेबलिंग करता हूँ कि ये नंबर वन पे जो इसमें अप्लाई हो रहा है, दैट इज थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. इसका हमने नाम दिया, इसको हम एडिक्वेट स्टिमुलस भी कहते हैं. That is the minimum stimulus which is required to initiate a nerve impulse is known as threshold stimulus. ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. जैसे ही अप्लाई होगा, ये इस हद तक होगा, it will stimulate the opening of sodium gate. यानी कि ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का मेनली काम जो होता है, to open the sodium gate, सोडियम गेट को ओपन करना. तो यहाँ पे सोडियम गेट ओपन हो जाता है. जैसे ही सोडियम गेट ओपन होता है तो इट विल मूव टुवर्ड्स अपवर्ड, शूट कर जाता है फौरी. जैसे शूट करेगा देन इट विल कम बैक, फिर यहाँ से ये वापस आना शुरू हो जाता है. देखिए स्टूडेंट्स कैसे शूट कर रहा है. यहाँ पे हमने ये सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे मेमोराइज कर लेते हैं. सेकंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे हुआ है, ये जो सेकंड पॉइंट हमने कहा कि यहाँ पे जो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि सोडियम गेट इस वक्त क्या हो गए हैं? ओपन. जैसे ही सोडियम गेट ओपन होंगे, सोडियम इनफ्लक्स होगा. सोडियम इनफ्लक्स का मतलब सोडियम आयंस विल मूव इनटू द सेल. देखिए जैसे ही सोडियम इनफ्लक्स होगा, दैट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द 0.0 मिलीवोल्ट. हम 0 मिलीवोल्ट की तरफ जा रहे हैं. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये पहुंचता है +50 मिलीवोल्ट तक, ये जो तीसरा पॉइंट है, यहां पर आकर सोडियम गेट क्लोज हो जाते हैं. यानी कि हमने कहा कि ये जो गेट है, ये वोल्टेज डिपेंडेंट गेट होते हैं. सो नंबर 3 पे हमने कहा सोडियम गेट क्लोज हो गए. सोडियम गेट क्या हो गए? क्लोज. जब सोडियम गेट क्लोज हो गए तो नंबर 3 पर ही पोटेशियम गेट ओपन हो जाते हैं. यानी कि इसी नंबर 3 पर ही क्या हुआ? पोटेशियम गेट ओपन हो गए. जैसे ही पोटेशियम गेट ओपन होंगे, देयर विल बी पोटेशियम इफ्लक्स. पोटेशियम इफ्लक्स. इफ्लक्स का मतलब होता है दैट विल मूव टुवर्ड्स आउटसाइड, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. जब ये इनसाइड टू आउटसाइड मूव कर रहे हैं, दैट विल बी इन इफ्लक्स. जब आउटसाइड टू इनसाइड मूव कर रहे हैं, दैट विल बी इनफ्लक्स. तो एक बात याद रखिएगा, एट पॉइंट 3 व्हेन देयर इज अ 50 मिलीवोल्ट प्लस 50 मिलीवोल्ट, देयर विल बी sodium gate close and the potassium gate will open and potassium efflux will occur. So जैसे potassium efflux होगा, that's again going to move towards the 0 millivolt. ये इस तरफ आना शुरू हो जाता है. और यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके it's going to move downwards. The reason behind to move downward is sodium potassium pump is activated to restore. Sodium potassium pump is activated to restore. यहाँ पे हमने कहा कि नंबर 4th पॉइंट जो है, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो क्या होंगे? एक्टिवेट हो जाएंगे. सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेटेड. यहाँ पे पंप जो है वो क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा फॉर इट्स वर्किंग. एंड यू नो दैट 3 सोडियम्स को ये आउटसाइड मूव करवाएगा और 2 पोटेशियम को ये इनसाइड मूव करवाएगा अगेंस्ट द कंसंट्रेशन बाय यूटिलाइजिंग द एटीपी. एटीपी को यूटिलाइज करते हुए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन. ये वर्किंग करता रहता है until हम एट दैट पॉइंट कहते हैं कि हियर इज पोटेशियम गेट इज गोइंग टू बी क्लोज.
पोटेशियम गेट क्या हो जाते हैं, क्लोज। जब पोटेशियम गेट क्लोज हो रहे हैं तो इट टेक टाइम, स्लोली स्लोली आहिस्ता आहिस्ता चेंज क्लोज होते हैं। उतनी देर में पोटेशियम पंपिंग वर्किंग कर रहा है एंड इट विल मूव टुवर्ड्स फ्रॉम -90 टू अपवर्ड -70 टू -90 -80 -85 तक चला जाता है। तो यहाँ तक मूव कर जाता है, यहाँ से फिर वापस रिस्टोर किया जाता है और वापस आता है अपनी ओरिजिनल कंडीशन में -70 मिलीवोल्ट में, जिसको हमने अगेन क्या नाम दे दिया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो here student the one thing is that it's going to move onward। यहाँ पे ये जो क्लोज होते हैं that is slow, ये स्लो क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर नहीं रुक रहा बल्कि उससे भी अबव निकल गया है। उसके अबव निकलने के बाद इट्स अगेन गोइंग टू रिस्टोर इट्स ऑन ओरिजिनल पोजीशन एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है, एक है पोलराइज्ड स्टेट और एक है डीपोलराइजेशन और एक है रीपोलराइजेशन। तीन टर्म्स रिप्रेजेंट की गई हैं। आई एम गोइंग टू टेल यू दीज थ्री टर्म्स। द वन इज दैट पोलराइजेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं पोलराइजेशन, पोलराइज्ड स्टेट, पोलराइज्ड स्टेट। फिर जो है उसमें हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। फिर हम कहते हैं जी इसमें रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। और एक जो है वो यहां पे लिखा हुआ है हाइपर पोलराइजेशन। ये वाली जो कंडीशन हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज नोन एज हाइपर पोलराइजेशन, hyperpolarization। Students, I'm going to define these three terms, four terms। The one is the polarized state। देखिए polarized state उस वक्त होगी जब ऑर्गेनिज्म या न्यूरॉन मेम्ब्रेन जो है वो किस कंडीशन में होगी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर होगी। पोलराइज्ड स्टेट हम कहते हैं द स्टेट इन विच द टू पोल्स आर गोइंग टू बी मेड, जिसमें दो पोल्स होते हैं और दो पोल्स में हमने कहा कि आउटर साइड जो है वो कैसी है, पॉजिटिव, और इनर साइड कैसी है, नेगेटिव। If there is two poles are present, that will be known as polarized state, or in the resting membrane potential it is polarized state। resting membrane potential में कैसी है, polarized state है। अब देखिए यहाँ पे अगर polarized state है that is going to be change, ये change हो रही है, जीरो की तरफ जा रही है तो उसके पोल्स जो हैं वो चार्जेस जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। इट मीन टू से दैट इज डीपोलराइजेशन। ये क्या होगा, डीपोलराइज्ड स्टेशन होगी। तो डीपोलराइजेशन हम इन शॉर्ट मेंशन करते हैं दैट इज बेसिकली एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसमें ये पोल्स जो हैं वो क्या होते हैं, खत्म होते हैं और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, आउटर जो है वो कैसा बनता है, नेगेटिव, और इनसाइड जो है वो कैसा बन गया, पॉजिटिव। बेसिकली तो इसमें ये पोल्स पहले खत्म होते हैं ना, तो खत्म होने की वजह से हमने इसको क्या नाम दिया है, डीपोलराइजेशन स्टेट के नाम से मेंशन किया। अब रीपोलराइजेशन हम कहते हैं पोल्स का दोबारा बन जाना। रीपोलराइजेशन यानी कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल से वापस किसकी तरफ आना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आना। ये एक्शन से जब रेस्टिंग की तरफ आ रहे हैं तो हम डीपोलराइजेशन से वापस पोल्स बना रहे हैं। सो दिस इज नॉन एज रीपोलराइजेशन स्टेट। दैट स्टेट इज नॉन एज रीपोलराइज्ड स्टेट। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, हियर इज अ पोलराइज्ड स्टेट, यहाँ पे जो मैं मेंशन कर रहा हूँ पोलराइज्ड स्टेट है। ये जो स्टेट है दैट इज नॉन एज डीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइज्ड स्टेट है, डीपोलराइजेशन। जबकि ये जो स्टेट इस तरफ वापस आ रही है दैट इज नोन एज रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, दोबारा पोल्स बन रही। एंड द स्टेट which is above from polarized state that is known as hyperpolarization। लफ्ज हाइपर का मतलब होता है above, हाइपर का मतलब है above,
तो पोलराइजेशन का मतलब कि वो पोलराइज्ड स्टेट तो यहाँ पे होनी चाहिए थी इस पे, बट इट्स गोइंग टू बियॉन्ड above polarized state up to -90 या -85 -80 तक चला जाता है, तो दैट स्टेट इज नोन एज हाइपरपोलराइजेशन। ये स्टेट हाइपरपोलराइजेशन कहलाती है। स्टूडेंट, अब जब ये हाइपरपोलराइजेशन में चला गया, नाउ इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इट विल टेक टाइम पीरियड दिस वन। हाइपरपोलराइज्ड स्टेट से वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोलराइज्ड स्टेट आने में इट विल टेक टाइम पीरियड, एंड दैट टाइम पीरियड इज नोन एज रिकवरी पीरियड। ये जो टाइम पीरियड है इसको हमने किस नाम से मेंशन किया? रिकवरी पीरियड के नाम से मेंशन किया। रिकवरी पीरियड हमने कहा कि वो टाइम पीरियड है जिसमें ये हाइपरपोलराइज्ड स्टेट से वापस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल तक आती है, तो ये टाइम पीरियड जो है वो रिकवरी पीरियड कहलाता है। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द होल, कितना टाइम लगा ये पूरा प्रोसीजर होने में। तो ये पूरा प्रोसीजर होने में यहाँ से नर्व इम्पल्स से लेकर यहाँ तक जो टाइम पीरियड लगता है, दैट इज अबाउट 2 to 3 मिलीसेकेंड। That is about 2 to 3 मिलीसेकेंड। बेटे 1 सेकेंड तो दूर की बात, इट इज इन मिली सेकेंड्स, ये मिली सेकेंड्स में है। तो यहाँ पे हमने कहा कि पूरा एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो प्रोसीड हुआ है, इतना टाइम लगा है। और ये डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो इसमें क्या कर रही होती हैं? चेंज हो रही होती हैं। पोलराइज्ड स्टेट, उसके बाद डीपोलराइजेशन होती है, फिर रीपोलराइजेशन होती है, और हाइपरपोलराइजेशन अबव रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब जाएगा तो दैट इज हाइपरपोलराइजेशन। ये हाइपरपोलराइजेशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं लाइक दिस वन, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, इस पॉइंट पे सोडियम गेट ओपन हुआ, सोडियम इनफ्लक्स, इस पॉइंट पे आकर सोडियम गेट क्लोज, पोटेशियम गेट ओपन और इफ्लक्स होगा। उसके बाद फिर रीपोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवेट होते हैं, 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन, और सोडियम क्लोज स्लो होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपर पोलराइजेशन हो जाती है। और हाइपर पोलराइजेशन से हम वापस किसकी तरफ लेकर आ रहे होते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ लेकर आ रहे होते हैं, पोलराइज्ड स्टेट के अंदर लेकर आ रहे होते हैं। एंड द टाइम पीरियड विच इज टेकन फ्रॉम, इसमें हम हाइपर पोलराइजेशन वापस रिस्टोर करने में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, दैट टाइम पीरियड इज नोन एज रिकवरी पीरियड। एंड द होल टाइम पीरियड ऑफ द एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज 2 to 3 मिलीसेकेंड्स, 2 से 3 मिलीसेकेंड्स तक होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये बात तो हमारी क्लियर होगी। नाउ आई एम गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द साल्टेटरी नर्व इम्पल्स। यू नो दैट कि हमने एक पॉइंट पढ़ा था जिसमें लेट्स सपोज कि ये इस तरह से एक नर्व है, इस नर्व का ये डेंड्राइट्स हैं, ये स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इनमें स्पेसिफाइड माइलिन शीथ होती है, दैट इज माइलिन शीथ is present. This myelin sheath is going to protect it from any damaging and the leakage of the nerve impulse. So these points are known as node of Ranvier. तो ये node of Ranvier हैं, nodes कहलाते हैं। अब अगर बात की जाए nerve impulse की, तो that will jump from one node to another node. ये एक नोड से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट मूव करता जाएगा। That type of nerve impulse which is jumping from here to one node to another, that is known as saltatory impulse. Saltatory nerve impulse हम इसे कहते हैं। Now, why these are like this? These are the myelin sheath. ये जो है ये क्या है? myelin sheath है, MYE, myelin, ठीक है, myelin sheath है। ये जो माइलिन शीथ होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द स्पीड, ये स्पीड को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो इसका मतलब कि जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होती हैं, इनकी स्पीड एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड फाइबर्स ज्यादा होती है। अगर हम इसके रिकॉर्ड देखें, फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें, तो वी हैव अनटिल राइट नाउ, अगर हम अब तक की बात करें तो अब तक हमने
100 मीटर पर सेकेंड नॉर्मल स्पीड जो है वो क्या की है, मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं 120 मीटर पर सेकेंड जो है वो मैक्सिमम माइलिनेटेड के अंदर जो है वो हमने स्पीड को रिकॉर्ड किया है। स्पीड एक तो माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड पर डिपेंड करती है, एक और चीज पे डिपेंड करती है, दैट इज द डायमीटर ऑफ द नर्व फाइबर्स। इफ देयर इज इंक्रीज्ड डायमीटर, अगर उसका डायमीटर ज्यादा है, अगर उसका डायमीटर ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्पीड और डायमीटर का आपस में डायरेक्ट रिलेशनशिप भी होता है। स्टूडेंट, जब हम ये बात कर रहे हैं स्पीड की, तो यहाँ पे आप कैन कैलकुलेट इन 1 सेकेंड हाउ मेनी टाइम जो है ये इसमें वेव डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन विल अकर, कितने यानी कि आगे मोमेंट जो है वो 1 सेकेंड के अंदर हो सकती है। तो कितना यानी कि ये डिफरेंस जो है वो आ सकता है, दैट कैन जस्ट एंड ऑन द इंफॉर्मेशन यू आर नॉट गोइंग टू राइट इन द पेपर। यहाँ पे हमने इस लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहले थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डिफाइन करें, मूवमेंट ऑफ आयंस को डिफाइन करें, चार्जेस ऑफ रिवर्स चार्जेस होते हैं, कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और उसके बाद फिर आपने एक्सप्लेन करना है इस ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू में। इसमें जो भी पॉइंट्स मेंशन है यू विल डिस्कस इट, जैसे कि यहाँ पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन। ये पोलराइज्ड स्टेट, डीपोलराइज्ड स्टेट, ये पोलराइज्ड स्टेट और ये हाइपरपोलराइज्ड स्टेट है, नर्व इम्पल्स जो है वो इसमें जनरेट होगा। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने डिस्कस करना है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप ये बात समझ चुके हैं कि किस तरह से कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है फिर ट्रैवल होता है। आप जानते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको पोलराइज्ड स्टेट में रखते हैं, ऐसा जो उसमें कोई चेंज नहीं लाते। जबकि अगर हम बात करते हैं एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की, तो उसमें कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, और ये बायोकेमिकल चेंजेस जो होते हैं नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने में इन्वॉल्व होते हैं। तो स्पीड का हमने जिक्र किया, दैट मे बी नॉर्मल 100 मीटर पर सेकेंड, बट मैक्सिमम जो है 120 मीटर पर सेकेंड जो है वो रिकॉर्ड की गई। अब देखना यह है कि किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग से पूछा जा सकता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अलग से पूछा जा सकता है। तो दोनों तरह से शॉर्ट क्वेश्चन जो है और लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं सेम इसी अंदाज में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।